हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएमएस कंपटीशन क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। रोज की तरह आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 अक्टूबर का करंट अफेयर। जो आज की क्लास होने वाली है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में जो हुई घटनाएं जो है वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो जो क्लास होने वाली है काफी महत्वपूर्ण क्लास है सारे एग्जाम्स के लिए, वो चाहे एएलपी का एग्जाम हो, रेलवे के सारे एग्जाम के लिए, एसएससी के सारे एग्जाम के लिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट की क्लासेस क्या हो रही हैं कराई जा रही हैं, जिसमें से करंट अफेयर की क्लास मैं करता हूं। और करंट की जो क्लास होती है आपकी डेली बेसिस पे होती है, सुबह 9 से 10 के बीच में होती है। और जो क्लास है वो आपके डे बाय डे कराई जा रही है। सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो एनालिसिस, क्वेश्चन का एनालिसिस काफी डीपली से किया जाता है, जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आज की जो क्लास है हम लोग 15 अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। इसके पहले का जो करंट अफेयर है वो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, जो कि प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप जाके वहां पर देख सकते हो। तो यदि अभी आपने अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपने सुना होगा हाल ही में क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है। हाल ही में नोबेल प्राइज वितरित किया गया है, और नोबेल प्राइज के बारे में आपको पता होगा कि जो नोबेल प्राइज है ये विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भी माना जाता है। ठीक है, जो नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, जिसकी शुरुआत कब होती है, इस नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में होती है। किसके नाम पे होती है, तो अल्फ्रेड नोबेल एक व्यक्ति था, अल्फ्रेड नोबेल नामक एक व्यक्ति था। इसी ने क्या किया था, इसकी शुरुआत किया था, इसी के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल की। तो अल्फ्रेड नोबेल एक क्या था, एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, टीएनटी या डायनामाइट की खोज किया था। और उसी डायनामाइट की इन्होंने जितना भी खोज किया था, जितना भी पैसा इनके पास था, उसी पैसे को इन्होंने क्या किया, इस पुरस्कार में वितरित करने का निर्णय लिया। ठीक है, और 1901 में इन्होंने क्या किया, इस अवार्ड की शुरुआत कर दिया। बात करते हैं कि ये जो अवार्ड है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। जैसे बात करते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता था, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता था, तीसरा मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता था, चौथा बात करते हैं तो पीस के क्षेत्र में दिया जाता था, पीस मतलब शांति। और पांचवें की बात करते हैं तो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता था, शांति। और जो छठवां जोड़ा गया वो इकोनॉमिक का है। ठीक है, इकोनॉमिक का अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ये तो पहले की बात हो गई, कि पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, 5। लेकिन अगर अब बात करते हैं अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो जो अब दिया जाता है वो अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और जो छठा 6 नंबर का जो क्षेत्र है वो है आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, क्या है, इकोनॉमिक है। अब इस क्षेत्र में भी क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग भौतिकी बोलते हैं, इसे रसायन बोलते हैं, रसायन के क्षेत्र में। इसे क्या बोलते हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में, बोलते हैं। और बात करते हैं पीस मतलब शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है। और यहाँ पर लिटरेचर का मतलब साहित्य। ठीक है, जो रचना वगैरह करते हैं इनको भी क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। तो अगर आप पूछा जाए कि अब कुल कितने अवार्ड दिए जाते हैं, कुल कितने क्षेत्रों में, तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन कौन से, भौतिकी, रासायनिक, मेडिसिन और शांति, और साहित्य एक और है अर्थशास्त्र। तो अभी हाल ही में मैंने इसके पहले की क्लास में पढ़ाया था कि रसायन के क्षेत्र का अवार्ड दिया जा चुका है, भौतिकी के क्षेत्र का अवार्ड दिया जा चुका है, शांति के क्षेत्र का अवार्ड दिया जा चुका है, साहित्य के क्षेत्र का भी अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, मेडिसिन और इकोनॉमिक का बचा था वो भी अब दिया जा चुका है, जो कि आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और इसके बाद हम लोग एक सेपरेट वीडियो में सारे अवार्ड को भी अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से जो भी अवार्ड दिया गया उसे कवर करेंगे। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा और। तो अगर आपसे क्या पूछा जाए कि वर्ल्ड में नोबेल प्राइज सबसे ज्यादा कौन सा जो देश है सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज का विनर है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो साइंटिस्ट निकलते हैं वो अमेरिका के निकलते हैं। कहां के, अमेरिका के निकलते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर नोबेल प्राइज के विनर की बात करें तो यूएसए है। कौन है, यूएसए। लगभग 400 से भी ज्यादा नोबेल प्राइज विनर यहाँ के व्यक्ति हैं। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करते हैं तो कौन हो सकता है, यूके। ठीक है, कौन हो सकता है,
यूके है। और अगर बात करते हैं हमारे भारत की, तो अब तक हमारे भारत के कुल 5 लोगों ने, कितने लोगों ने, कुल भारत ने, इंडिया के कुल 5 लोग ही हैं जो क्या है, नोबेल प्राइज विनर है। ठीक है, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। आपसे ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, लेकिन आपसे इंडिया का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो जो भारत के 5 लोग थे कौन कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो भारत के 5 लोगों को दिया गया है, इनका नाम आप लिख लो, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले देखो, ये जब विजेता बनते हैं तो ये न केवल हमारे भारत के होते हैं, बल्कि ये एशिया का पहले नोबेल आता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप का पहला नोबेल आता है, वो किसे मिलता है, किसे मिलता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिलता है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिलता है। और कब आता है, 1913 में आता है। कब आता है, 1913 में आता है। ठीक है, दूसरा अगर नोबेल प्राइज की बात किया जाए तो दूसरा जो नोबेल प्राइज हमारा आता है वो आता है, ठीक है, किसके क्षेत्र में आता है, फिजिक्स के क्षेत्र में आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सीवी रमन। क्या बोलते हैं, सीवी रमन बोलते हैं। ये एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था। ठीक है, रमन प्रभाव आपने पढ़ा होगा, रमन इफेक्ट। ठीक है, सीवी रमन जी को मिलता है, कब मिलता है, 1930 में मिलता है। कब मिलता है, 1930 में मिलता है। और ये तो हो गया आपका दूसरा अवार्ड। और तीसरे अवार्ड की बात करते हैं तो कब मिलता है, मदर टेरेसा जी को मिलता है। किसे मिलता है, मदर टेरेसा जी को मिलता है। कब मिलता है, 1979 में मिलता है। ठीक है, और इन्हें किस क्षेत्र में मिलता है, इन्हें किस क्षेत्र में मिलता है, इन्हें मिलता है शांति के क्षेत्र में। ठीक है, किसके क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में मिलता है। और इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में मिलता है, यहाँ पर बगल में लिख लेना। और इन्हें किस क्षेत्र में मिलता है, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, बात करते हैं चौथे की, तो चौथा जो मिलता है वो मिलता है अमर्त्य सेन को। ठीक है, किसे मिलता है, अमर्त्य सेन को मिलता है। और इन्हें किस लिए मिलता है, इन्हें मिलता है अर्थशास्त्र किस क्षेत्र में मिलता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलता है। कब मिलता है, 1998 में मिलता है। ठीक है, कब मिलता है, 1998 में। और जो लास्ट और 5वां है ये मिलता है कैलाश सत्यार्थी जी को। किसे मिलता है, कैलाश सत्यार्थी जी को मिलता है। और कैलाश सत्यार्थी जी को मिलता है, और वो भी पीस के लिए मिलता है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जी को मिलता है। कब मिलता है इन्हें 2014 में मिलता है। ठीक है, जब एक यूसुफ जई पाकिस्तान की होती हैं। ठीक है, जिन्हें विश्व का सबसे कम उम्र का नोबेल प्राइज दिया गया, शांति के लिए दिया गया। ठीक है, किसे दिया, शांति के लिए, वो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, उन्हीं के साथ में इन्हें भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे भारत के क्या है, 5 व्यक्ति हैं जिन्हें क्या किया गया, नोबेल प्राइज से अब तक सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब तक सम्मानित किया गया है। ये 5 व्यक्ति हमारे ओरिजिनली भारत के हैं। ठीक है, बाकी और कुछ लोग हैं जिन्हें नागरिक का वो दिया गया था, लेकिन वो हमारे भारत के नहीं थे, इसलिए हमें उन्हें नहीं पढ़ना है, केवल ही नहीं पढ़ना है। तो सारे का नाम लिखा, आप लोग उनका नाम अच्छे से लिख लेना, किसे किस क्षेत्र में दिया गया है। इसके साथ ही हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन तो हमारा है कि हाल ही में वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक का जो अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रसायन का अवार्ड दिया गया वो 3 लोगों को दिया गया। किसे, रसायन का अवार्ड 3 लोगों को दिया गया है। किसे किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है, किसे किसे दिया गया है, एक तो दिया गया था डेनिस हर्विट्ज को दिया गया था। किसे दिया गया था, डेनिस हर्विट्ज को दिया गया था। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, इन्हें रसायन का दिया गया है, तो ये होगा नहीं। बचते हैं 3। इस बार जो अर्थशास्त्र का अवार्ड है वो 3 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को, 3 लोगों को दिया गया है। और जो तीनों हैं वो कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं, यूएसए के हैं, अर्थशास्त्र के। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्या है, अर्थशास्त्र के ये लोग, इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिया था, इसीलिए इन्हें क्या दिया गया है, अर्थशास्त्र का अवार्ड इन तीनों लोगों को दिया गया है। एक का नाम है साइमन जॉनसन, एक का नाम है जेम्स साबिन्सन, और एक का नाम है डेरान एस मोगलू। ठीक है, एस मोगलू, मोगलू से याद रख लेना, एक कार्टून आता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, कोई मोगलू नामक एक रहता है। ठीक है, किरदार रहता है। तो डेरान एन एस मोगलू, और एक है रॉबिन्सन, जेम्स रॉबिन्सन। ठीक है, रॉबिन्सन, और एक है जॉनसन। ठीक है, देखो आप लोग ऐसे याद कर लो कि जॉनसन का एक पाउडर आता है ना, एंड उसे खरीदने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी इकोनॉमिक अच्छी होनी चाहिए, है ना, क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, जॉनसन पाउडर खरीद सकते हो। तो आप ऐसे करके याद कर लेना, साइमन जॉनसन, और दूसरा जो है रॉबिन्सन। ठीक है, रॉबिन्सन। अब रॉबरी करते हो तो क्या चुराते हो, पैसे का चुराते हो। ठीक है, रॉबिन्सन को याद कर लेना रॉबरी से। ठीक है, रॉबरी से। और एक बचा है क्या चीज, एंड एस मोगलू, मोगलू को याद कर लेना कि डेरान मतलब ऐसे याद कर लेना, डेरान मतलब होता है कि आप जब आपके पास पैसा होता है
तो आप क्या करते हो, दूसरे को डराते हो, ठीक है, डरवाते हो एंड, है ना, क्या कर सकते हो, डराते हो दूसरे को एंड फोर्स करते हो या फिर दूसरे को डरवाते हो कि हमारे पास पैसा बहुत है। तो डेरान, रॉबिन्सन और रॉबरी से याद कर लेना रॉबिन्सन, एंड जॉनसन पाउडर से याद कर लेना जॉनसन को, और डरवाने से याद कर लेना डेरान को, ठीक है। तीनों हमने याद करा दिया, ट्रिक से आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। और बात करते हैं डेनिस हस्बिस की, तो आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा और जो अवार्ड दिए गए हैं एंड इकोनॉमिक का जो दिया गया है, केमिस्ट्री का जो दिया गया, उनकी भी बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं इनकी, तो देख सकते हो ये एक लोग शायद यूके से हैं, बाकी सभी लोग कहां से हैं, अमेरिका से ही है, ठीक है। कहां से हैं, अमेरिका से है। ये अमेरिका के क्या है, इकोनॉमिक है, अर्थशास्त्री है। इन्हें क्या किया गया है, इन्हें ये अवार्ड तो दिया गया है। और बात करते हैं जो रसायन के क्षेत्र का है, तो रसायन के क्षेत्र का जो अवार्ड दिया गया वो डेविड बेकर को दिया गया है, और किसे दिया गया, डेनिस हस्बिस को दिया गया है, और एक जॉन जंपर है, ठीक है। इनको हमने कैसे याद कराया था, एक डेनिस, ठीक है, एक का नाम था डेनिस हस्बिस। इनको हमने याद कराया था कि जो यूके वाले थे बहुत डामिश थे, ठीक है। डामिश का मतलब बदमाश थे, ठीक है। और जो बदमाश होते हैं बहुत क्या करते हैं, जंप भी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जंप भी करते हैं। तो जो बदमाश होते हैं बहुत जंप करते हैं, तो जंपर से याद कर लेना। ये जंपर वाले जो बदमाश हैं, बदमाश वाले, डामिश वाले, ये सारे यूके के हैं, ठीक है। और बहुत जंप करते हैं, उछलते कूदते बहुत हैं, ठीक है। तो ये कहां के हैं, यूके के हैं। इन्हें रसायन के क्षेत्र का अवार्ड दिया गया है। बचते हैं एक डेविड बेकर, ठीक है। तो अमेरिका वाले बेकरी वगैरह बहुत खाते हैं, ब्रेड वगैरह बहुत खाते हैं, ठीक है, जिसके कारण उनकी हेल्थ काफी अच्छी रहती है। तो डेविड बेकर नाम से याद रख लेना, ये कहां के हैं, अमेरिका के हैं। बात करते हैं आगे थोड़ा सा और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। और आपको यहां पर बताया जाएगा कि हाल ही में एंड शांति का नोबेल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, शांति का नोबेल किसे दिया गया है, शांति का नोबेल। हमने पढ़ाया था आपको कि शांति का जो नोबेल है वर्ष 2024 में किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। ये किसे दिया गया है, ये एक संस्था को दिया गया। किसे दिया गया है, ये एक संस्था को दिया गया है। इस संस्था का आप लोग नाम याद रखना, क्या नाम है, शांति का जो नोबेल है ये एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। किसे दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया, जिसका नाम क्या है, नियॉन हिंदाल्को नाम है। क्या नाम है, नियॉन हिंदाल्को नाम है, ठीक है। और ये कहां की एक ऑर्गेनाइजेशन है, नियॉन हिंदाल्को नाम है इसका। ये कहां की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जापान की है। कहां की है, जापान की एक संगठन है जो क्या करती है, जिसका काम क्या है, ये काम क्या करती है, जापान का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व में न्यूक्लियर हथियार जो होते हैं, परमाणु बम हो जाता है, हाइड्रोजन बम हो जाता है, इन्हें समाप्त करने के लिए क्या करती है, प्रोटेस्ट करती है, जागरूक करती है कि आने वाले टाइम में हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना करें, ठीक है। क्योंकि एक बार हमारे देश में हुआ है जिसके कारण अभी तक वहां के लोग क्या कर रहे हैं, उस समस्या से झेल रहे हैं, ठीक है। वहां के लोगों के जीन में परिवर्तन हो गया, डीएनए में परिवर्तन हो गया, ठीक है। इतना खतरनाक होता है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में कोई भी देश कितना भी बुरी कंडीशन हो, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर विश्व में, ठीक है, शांति स्थापित करने का कार्य किया है, जागरूक किया लोगों को कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो कितना खतरनाक है, ठीक है, कितना खतरनाक है। इसी को लेकर पूरे वर्ल्ड को जागरूक किया कि आने वाले टाइम में कभी भी न्यूक्लियर का प्रयोग मत करना, कितनी भी बुरी कंडीशन आ जाए। तो इसलिए इसे क्या दिया गया है, इसलिए इस नियॉन हिंदाल्को जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे शांति का अवार्ड दिया गया, इसने शांति की बात कही है, ठीक है। बात करते हैं आगे, तो देखो एंड एक पिक्चर थी जिसका नाम क्या था, ओपेनहाइमर नाम था। क्या नाम था, ओपेनहाइमर नाम था। और इस फिल्म ने भी क्या किया था, जहां जहां भी ये फिल्म में नॉमिनेशन हुआ, जहां वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो या फिर ऑस्कर अवार्ड हो, ये सारे अवार्ड जीत लिया, ठीक है। क्यों जीत लिया, क्योंकि इसने भी न्यूक्लियर वेपन के जो घातक परिणाम होंगे उनको क्या किया है, उनको दिखाया है इस फिल्म में, ठीक है। इस फिल्म में क्या किया, अच्छे से दिखाया कि आने वाले टाइम में यदि आप न्यूक्लियर वेपन का यूज करोगे तो उसके कितने घातक परिणाम होंगे, ठीक है। इसीलिए इसी रीजन से इसने क्या किया, सारे अवार्ड जीत लिए। बात करते हैं साहित्य का, तो साहित्य का हमने बहुत अच्छे से याद कराया था, साहित्य का बहुत अच्छे से याद कराया था। एक देश है जिसका नाम हांगकांग देश नाम है। क्या नाम है, हांगकांग देश नाम है, जो कि चाइना का ही एक देश है, ठीक है। चाइना इसे अपना देश मानता है। तो जो साहित्य का अवार्ड दिया गया है वो एक हांग, यहाँ गा हटा दो और क्या लिख दो, हान कांग। क्या लिख दो, हान कांग लिख दो। तो हान कांग को दिया गया है, इनकी एक रचना है, इनकी एक रचना जिसका नाम क्या है, द वेजिटेरियन नाम है। क्या नाम है, द वेजिटेरियन नाम है। इसी रचना के लिए इन्हें दिया गया। तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए, इनकी रचना पता होना चाहिए, इनका देश पता होना चाहिए। तो ये कहां से बिलोंग करती हैं, दक्षिण कोरिया से बिलोंग करती हैं। कहां से करती हैं, दक्षिण कोरिया से बिलोंग करती हैं। और ये दक्षिण कोरिया का पहला अवार्ड जीतती है, ठीक है। दक्षिण कोरिया जो देश है इसका पहला अवार्ड लिटरेचर का कौन जीतते हैं,
हांगकांग जीती है। ठीक है, इनकी एक रचना है द वेजिटेरियन। इस रचना में इन्होंने महिलाओं के अधिकार के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया है, जिसके लिए इन्हें क्या दिया गया है, वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं। ये रही आपकी हांगकांग महिला, ठीक है, जो कि कहां से बिलोंग करती हैं, दक्षिण कोरिया से बिलोंग करती हैं, दक्षिण कोरिया। ठीक है, इनकी एक रचना है जिसका नाम क्या है और ये जापानी संगठन है जिसका नाम क्या है, निहोन। वहां पर निहान हमने लिखा था, आप निहोन थोड़ा सा बना लेना, और इसका पूरा नाम क्या है, निहोन हिंदाक्यो नाम है। ठीक है, क्या नाम है, निहोन हिंदाक्यो इसका नाम है। और इसने क्या किया, 1945 में जो नागासाकी हिरोशिमा पे परमाणु बम का अटैक होता है, उसी के आने वाले टाइम में दुनिया को जागरूक किया। ठीक है, जागरूक करने का काम किया है। और बात करते हैं मेडिसिन का, ये भी आप लोग नोट कर लो कि मेडिसिन का जो दिया गया है अवार्ड, वो दिया गया किसको, विक्टर एम्ब्रोस को। और किसे दिया गया है, दिया गया गैरी रुकुन को दिया गया। किस लिए दिया गया है, आरएनए का इन्होंने क्या खोजा है, इन्होंने आरएनए का माइक्रो, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड खोजा है, वो भी माइक्रो। ठीक है, माइक्रो आरएनए का खोज किया है, माइक्रो आरएनए की खोज किया है। ठीक है, और बात करते हैं इनका नाम क्या है, एक का नाम है विक्टर एम्ब्रोस और एक का नाम है गैरी रुकुन। ठीक है, विक्टर, ठीक है, एम्ब्रोस से आप याद कर सकते हो एम्ब्रियो। ठीक है, हमारा मेडिसिन देखो, आपका एम्ब्रियो एक क्या होता है, एम्ब्रियो एक होता है भ्रूण वगैरह, शरीर का कुछ पार्ट होता है, भाग होता है। ठीक है, एम्ब्रियो शरीर का कोई भाग होता है। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी होता तो आप क्या करते हो, दवा करते हो। ठीक है, तो लिख लेना ऐसे एम्ब्रियो से कि दवा मेडिसिन का जो दिया गया वो एम्ब्रियोस को दिया गया। किसे दिया गया, एम्ब्रियो से याद कर लेना, एम्ब्रोस। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर रुबकुन। ठीक है, रुबकुन, गैरी और रुबकुन, इनको भी कोई ट्रिक से याद कर लेना कि कोई भी आपको पेन वगैरह होता है तो आप कुन करके क्या करते हो, पानी पीते हो। ठीक है, कोई भी पेन होता है, कुछ भी होता है, तो आप क्या करते हो, कुन करके पानी पीते हो। तो गैरी रुबकुन ऐसे करके ट्रिक से याद करोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, और ट्रिक से नहीं याद करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, आने वाले 2-3 दिनों में। चलो ठीक है, इन्हें हम आगे चल के रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो अमेरिकी वैज्ञानिक है विक्टर, और उसके बाद गैरी रुबकुन, दोनों कहां के, अमेरिका की है। ठीक है, और अभी हमने बताया अमेरिका में क्या किया है, ये रहे हमारे भारतीय जिनको भी हमने लिखाया 1913 में। ठीक है, गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल मिलता है, फिर इन्हें फिजिक्स के लिए मिलता है, 1998 में इकोनॉमिक का मिलता है अमर्त्य सेन को। और बात करते हैं शांति के लिए कैलाश सत्यार्थी जी को मिलता है, और शांति के लिए 1979 में मदर टेरेसा जी को मिलता है। अभी हमने बताया कि विश्व में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज का विनर कौन है, यूएसए है। कितना विनर, 413 नोबेल प्राइज अब तक जीत चुका है। ठीक है, 413। दूसरे नंबर पे कौन है, यूके है, और तीसरे नंबर पे कौन है, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी भी तीसरे नंबर पे है, उसके बाद फ्रांस है, और हमारे इंडिया ने 5 नोबेल प्राइज जीता, कितने, 5, जो कि अमेरिका के आगे एक बहुत ही पॉइंट में परसेंटेज है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नोबेल जो प्राइज है, नोबेल प्राइज का जो क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने सारे कवर कर दिया। ठीक है, नोबेल प्राइज मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया पूरा। अब इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक घटना घटती है, 1937 में जन्मे हमारे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति। ठीक है, इन्हें परोपकारी भी बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या करते थे, अपनी संपत्ति का लगभग 50 से 60% क्या करते थे, डोनेट कर देते थे। ठीक है, तो इनकी क्या हो जाती है, मुंबई में एक हॉस्पिटल में मुंबई में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनका नाम क्या है, और इन्हें बताना, इनका नाम रतन टाटा था। क्या नाम था, रतन टाटा नाम था। और ये हमारे भारत के जाने माने क्या थे, यही आपको बताना थे, यही क्या करना है, आपको बताना है ये कोई एक्टर थे या राजनीतिक थे या खिलाड़ी थे या फिर उद्योगपति थे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आज के टाइम में जो नमक तक हम खाते हैं ना, वो भी किसका है, इसी कंपनी का है, इन्हीं का है, जिसे हम लोग टाटा नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाटा नमक बोलते हैं। तो ये एक क्या थे, उद्योगपति थे। ठीक है, क्या थे, उद्योगपति थे। और इनकी हाल ही में क्या हो जाती है, कोई मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह ये कुछ नहीं होता, इनकी एज हो जाती है। ठीक है, 87 साल की एज में क्या हो जाते हैं, 86-87 साल की एज में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद कब होती है, 9 अक्टूबर को होती है। ब्रीच कैंडी एक हॉस्पिटल होती है। ठीक है, कहां पर है ये अमेरिकन ही महाराष्ट्र में। ठीक है, और इन्हें जैसे ये खत्म होते हैं, गॉड ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, किससे सम्मानित किया जाता है, ऑर्डर ऑफ द गॉड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है, ये हमारे भारत का। और इन्हें ऑलरेडी ये जो अवार्ड मिला है, ब्रिटिशर्स का अवार्ड मिला है। ठीक है, ब्रिटेन का अवार्ड मिला है, और इन्हें पद्म भूषण, पद्म श्री, इन सारे अवार्डों से भी ऑलरेडी सम्मानित किया गया है। ठीक है,
और बात करते हैं कि जो रतन टाटा जी हैं, इनकी जो कंपनी है, इनके मरने के बाद कोई ना तो कोई अध्यक्ष क्या करेगा, बनेगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है और उसको संभालना है। अभी तक तो यही थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपसे आने वाले टाइम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब इसका जो अध्यक्षता है कौन संभालेंगे, ठीक है। देखो, इनको अभी हमने बताया पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इन सबसे ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है रतन टाटा जी को, ठीक है। ये है आपके रतन टाटा जी। और बात करते हैं इनकी कंपनी की, तो ठीक है, इनकी कंपनी आप देख सकते हो कि इनकी जितनी भी कंपनियां यहाँ पर, जो वोल्टास एसी वगैरह आता है, ठीक है, टाटा जो पावर ट्रक वगैरह आते हैं, बहुत सारी, यहाँ तक कि ये घड़ी भी बनाते हैं, ठीक है। जितनी भी कंपनियां यहाँ आपको दिख रही हैं, इसके साथ साथ ही यहाँ पर जितनी कंपनियां दिख रही हैं, ये सब किसकी हैं, टाटा की हैं। जो हमारे यहाँ रेंज रोवर, डिफेंडर वगैरह जो कार आती है, लग्जरी कारें, ठीक है, ये हर एक सेक्टर में क्या करते हैं, हर एक सेक्टर में इनकी कंपनी है ऑलरेडी, ठीक है, खाने पीने से लेकर हर एक चीज में। यहाँ तक कि जो पैसेंजर क्या करते हैं, एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं, इनकी इसमें भी कंपनी है जिसका नाम क्या है, एयर इंडिया, ठीक है। एयर इंडिया किसकी है, एयर इंडिया टाटा की है। यहाँ पर दिख रहा है एयर इंडिया, कहीं पर दिख रहा है एयर इंडिया, इधर ही होगी एयर इंडिया, यही है क्या था, ठीक है। और विस्तारा जो एयरलाइन है, सब इन सबका मर्ज हो चुका है, ये सब टाटा की है, ठीक है। तो ये है रतन टाटा जी, जिनका जन्म 1937 में होता है और उसके बाद मृत्यु 2024 में हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद काफी अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। और उसके बाद इनके मरने पर इन्हें गौरव ऑनर से सम्मानित भी किया जाता है। इसके साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपको पता है कि हाल ही में नाबार्ड एक बैंक है, ठीक है, नाबार्ड एक बैंक है, नाबार्ड, इसके बारे में आप लोग लिखो। नाबार्ड एक जो बैंक है, जो क्या करती है, जिसका मतलब यह है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए ये बैंक बनाई गई है, ठीक है। ये इस बैंक की, इसका फुल फॉर्म पहले लिख लेना, नेशनल, NF मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर मतलब होता है, आपको पता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ये बैंक बनाई गई है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इस बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो समिति का नाम लिखो, शिवरमन समिति। क्या नाम है, शिवरमन समिति नाम है इसका, शिवरमन समिति नाम है। इसी समिति की सिफारिश पर 1982 में, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को इस बैंक की स्थापना किया जाता है। इसका नाम क्या था, नाबार्ड नाम है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर पूछा जाए इस समिति का क्या नाम है, तो इस समिति का नाम है शिवरमन समिति। क्या नाम है, शिवरमन समिति नाम है। और 12 जुलाई 1982 को इस बैंक की स्थापना किया जाता है। इस बैंक का मुख्य कार्य है कि कृषि के क्षेत्र में, जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि करते हैं, किसान लोग हैं, उनको लोन देता, ठीक है, उनका विकास करना, इसी यही का क्या है, इनका मुख्य कार्य है। और ये क्या करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर वगैरह हैं, इनकी इनकम की रिपोर्ट भी जारी करती है। और हाल ही में इन्होंने जो रिपोर्ट जारी किया है, इसमें इन्होंने बताया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर होते हैं, इनकी इनकम में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, बढ़ोतरी हुई है। और कितनी बढ़ोतरी हुई है, कुछ परसेंटेज में इन्होंने बताया है। तो पहले ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग काम करते थे, मजदूर काम करते थे, उनकी जो इनकम हुआ करती थी 8,000 रुपए होती थी। कितनी, 8,000 रुपए हुआ करती थी। और इसमें वृद्धि हुई है लगभग 57% की। कितने परसेंट की, 57% की वृद्धि हुई है। और ये अब जो सैलरी है बढ़ के कितनी हो गई है, 12,000 के करीब पहुंच चुकी है, ठीक है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 57% की वृद्धि हुई है। हमें यहाँ पर ये नहीं ध्यान देना है, हमें पढ़ना है केवल किसके बारे में, नाबार्ड के बारे में, ठीक है। तो देखो 2021-22 में इनकी जो इनकम होती है 57% की इसमें वृद्धि देखी जाती है, ठीक है। और बात करते हैं ये 8,000 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 12,698 रुपए हो जाती है, ठीक है। 12,698 रुपए हो जाती है इनकी इनकम, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं। सोचो एक महीने की जो इनकम है इतनी ज्यादा कम है, ठीक है, क्योंकि हमारे भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी कम है, ठीक है। ये नाबार्ड का लोगो है, ये क्या है दिख रहा है आपको, नाबार्ड का लोगो दिख रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य जो एग्रीकल्चर है, गांव के जो किसान हैं, इन्हें लोन देना, ठीक है। इसका क्या है, यही मुख्य उद्देश्य है। जैसे जो बड़ी बड़ी बैंकें होती है वो बड़े बड़े देशों को लोन देती है, ठीक है। इसी तरीके से इसे बनाया गया है ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को लोन देने के लिए, उनके विकास के लिए। और इसके साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि ये जो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है,
एंड इसी के सिमिलर एक और संगठन का निर्माण किया गया है जो कि एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भी भारत में बना दिया गया है, ठीक है, जिसका मुख्यालय भी भारत में ही बना दिया गया है। कहां पर? गुरुग्राम में बना दिया गया है। और इसी क्रम में एक ऑर्गेनाइजेशन और है जो कि ऊर्जा के क्षेत्र में क्या करती है, लोगों को जागरूक करती है, देश को क्या करती है, पैसे वगैरह देती है, ठीक है। एंड हाल ही में इसने हमारे भारत के किसी आईआईटी के साथ एग्रीमेंट किया है, ठीक है, क्या किया है, एग्रीमेंट किया है ग्रीन एनर्जी को लेकर, ठीक है, एनर्जी को लेकर इसने क्या किया, हमारे भारत के किसी आईआईटी से एग्रीमेंट किया है। इस आईआईटी का नाम आपको बताना है, ठीक है, इस आईआईटी का नाम आपको बताना है। क्या नाम है इसका? इस आईआईटी का नाम है, आपको पता होगा कि हाल ही में एक यूनिवर्सिटी है जो कि ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी है। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी है। इसने भी हाल ही में अपना कैंपस खोला है, वही स्थान पे खोला जो इसका आंसर भी है, ठीक है। मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, अपना एक ब्रांच या कैंपस कहां पर खोला है? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में खोला है, नई दिल्ली की यूनिवर्सिटी के पास, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली और आईएआई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसका मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसकी स्थापना किया गया था पूरे विश्व में कि आप ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दो अपने देश में, ठीक है, और ऐसे ऊर्जा मत उत्पन्न करो जिससे हमारी जलवायु परिवर्तन हो, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो, प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में, वायु प्रदूषित हो। तो ये जो एजेंसी का मुख्य उद्देश्य ये इसलिए बनाया गया है ताकि पूरे देशों को सतत ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा की ओर क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, ठीक है, बढ़ावा एंड उनको प्रमोट किया जा सके। हमारा भारत भी क्या कर रहा है, हमारा भारत भी इसी लगातार क्रम में ऐसे का क्या बना हुआ है, चीफ बना हुआ है, समझ सकते हो, ठीक है। और ग्रीन एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। लिख लो, इसकी स्थापना 1974 में किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? पेरिस प्रांत में ही है। कहां पर है? पेरिस प्रांत में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे देश को ग्रीन ऊर्जा की ओर जागरूक करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसका क्या है, पूरा नाम है, ठीक है। और ये जो संगठन है हाल ही में हमारे भारत से क्या किया है, भारत की आईआईटी दिल्ली के साथ एग्रीमेंट किया है, ठीक है, ऊर्जा को लेकर। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि बिहार में अब तक एक ही टाइगर रिजर्व है, ठीक है, बाघ संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान है। अब दूसरा बनाया जा रहा है, ठीक है, अब दूसरा बनाया जा रहा है। तब तक आप लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन का जवाब दो कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये भारत में कब आता है, टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब लाया जाता है टाइगर के संरक्षण के लिए, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया जाता है, टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया जाता है। और उसके बाद ये भी पूछा जाएगा कि भारत में इस समय कुल कितने टाइगर की संख्या हो चुकी है, ठीक है, भारत में कुल टाइगर की संख्या कितनी हो चुकी है, कुल बाघों की संख्या या चीतों की संख्या कितनी है ना। तो आप लोग बताओ इसका आंसर। और किस राज्य में सबसे ज्यादा, ये भी क्वेश्चन अब तक पूछा गया है, किस राज्य में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1973 में, कब, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा लाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, 1973 में ये टाइगर प्रोजेक्ट लाया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में टाइगर की संख्या को बढ़ाना था। इसी के साथ भारत में क्या किया जाने लगा, हर एक स्टेट में टाइगर रिजर्व बनाए जाने लगे, ठीक है, टाइगर रिजर्व बनाए जाने लगे। और अब तक भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, 55 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, ठीक है। और इसी टाइगर प्रोजेक्ट के तहत अब भारत सरकार क्या करती है, हर 2 साल में टाइगर की संख्या की रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। और अब तक भारत में कुल 3667 टाइगर हैं, कितने हैं, इनकी संख्या बढ़कर 3600 हो चुकी है। और बात करते हैं सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एमपी में है। कहां पर है, एमपी में है। उसके बाद फिर कर्नाटका में है, ठीक है, कहां पर है, कर्नाटका में है, ठीक है। और बात करते हैं भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व अब तक हो चुके हैं, तो भारत में अब तक कुल 55, ठीक है, कितने, 55 टाइगर रिजर्व हैं, 55 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। और बात करते हैं इस बिहार में जो दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। कहां पर, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, जिसका क्षेत्रफल कितना होगा, लगभग 1300 से 1500 किलोमीटर स्क्वायर में होगा। और ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन का जवाब हमने यहाँ पर दे दिया कि सारे टाइगर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा। और भारत, आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत क्या करता है, किसी देश से टाइगर को एंड बाघों को, चीतों को क्या करता है, इंपोर्ट भी करता है, ठीक है, लाता भी है। और लाके कहां पर छोड़ता है, लाके छोड़ता है आपके मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में क्या करता है, छोटा है,
ठीक है, और कहां से लाता है, नामीबिया से लाता है। ठीक है, चीते को लाता है नामीबिया से लाता है, नामीबिया नामक देश से लाता है, और ये एक अफ्रीका का देश है। कहां का देश है, अफ्रीका का देश है। तो भारत यहां से क्या करता है, लाता है, और कहां पर छोड़ता है, एमपी के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ता है। ठीक है, इसके साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। बिहार के कैमूर में बिहार का दूसरा क्या किया जा रहा है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। ठीक है, जिसका जो एरिया हो जाएगा कितना रहेगा, 1504 किलोमीटर रहेगा। कितना रहेगा, 1504 किलोमीटर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, टाइगर को रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, संरक्षित किया जाएगा। और इसके साथ ही हम लोग आगे थोड़ा सा बात करते हैं। ये रहा आपका टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है अभी जो हमने बताया। ठीक है, अभी जो हमने बताया ये सारे क्वेश्चन वही है कि बाघों की संख्या कितनी है। ठीक है, और टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है। ठीक है, भारत का जो सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, ये आपका है राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान का धौलावीरा जो है, एंड ये क्या है आपका सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है। और बात करते हैं अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसके साथ ये बताना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, इसी दिन उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता है कि 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय डॉग दिवस मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को हमने बताया है कि हाल ही में जो एयरफोर्स है उन्होंने 8 अक्टूबर को अपना 52वां ठीक है स्थापना दिवस मनाया है। तो इसके साथ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। और 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को लिख लो अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस, अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं 8 अक्टूबर को, तो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं 5 अक्टूबर को, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं 11 अक्टूबर को, तो इस दिन क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। और बात करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस की, तो लिखिए ना, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश कब होता है, 1950 में किया जाता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये काफी महत्वपूर्ण है, आप सारी चीजें नोट कर लो, एंड शायद इसके बाद कोई और क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे देखते हैं और क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि 2011 से इस दिन की शुरुआत होती है। ठीक है, 11 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, और आपको पता है आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था यही था। एंड आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे 16 तारीख। ठीक है, 16 तारीख का करंट अफेयर। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।